सभी को नमस्कार। जनपद अभियांत्रिकी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लाइम एंड मोटार। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैट लाइम इज यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन, ठीक होता है हमारा फैट लाइम, वो सबसे बेस्ट किस में यूज किया जाता है पहले समझते हैं कि लाइम क्या होता है। तो एक तो हम लेते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन का जब मैंने कैल्सिनेशन कर दिया, कैल्सिनेशन का मतलब है एयर की प्रेजेंस में रेड हॉट होने तक गर्म किया, तो उससे मुझे क्या मिलता है, लाइम मिलता है। और अगर ये लाइमस्टोन में इंप्योरिटीज जो रहती हैं 5% से कम इंप्योरिटीज हो अगर, तो उससे मिलने वाला जो मुझे लाइम होगा वो कौन सा होगा, फैट लाइम। अब इंप्योरिटीज कम है मतलब थोड़ा सा व्हाइट अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। और हमारी जो फिनिशिंग वगैरह होगी उसके लिए काम में यूज लेंगे, तो प्लास्टर वर्क में इसका फैट लाइम का यूज किया जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो भी हमारा फैट लाइम यूज किया जाता है, क्योंकि फैट लाइम को हम हमारा व्हाइट लाइम भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर एकदम व्हाइट होता है। क्यों? क्योंकि इंप्योरिटीज है इसमें 5% से कम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे हम कि लाइम फैट लाइम है उसका यूज करते हैं हम प्लास्टर वर्क में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते द परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। तो ठीक है, अभी आपको बताया कि फैट लाइम में इंप्योरिटीज कितनी होती है, 5% से कम। और ये इंप्योरिटीज किस चीज की होती है, जनरली क्ले की इंप्योरिटीज होती है। फैट लाइम में कितनी होती है, 5% से कम। तो हम यहां पर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ड्यूरिंग स्लेकिंग एक्शन ऑफ लाइम द वॉल्यूम, लाइम की जब स्लेकिंग होगी तब उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो जब भी क्विक लाइम या फिर फैट लाइम होता है हमारा, उसको वाटर की प्रेजेंस में लाया जाता है, तब ये क्या करता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसे हम हमारा क्या बोल देते हैं, स्लेक लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। अब स्लेक लाइम और हाइड्रेटेड लाइम का क्या है कि लाइम पहले तो कैसे था कि बड़े ब्लॉक की तरह था, जैसे वाटर के साथ उसने रिएक्शन की, और क्विक लाइम या फैट लाइम विग्रस रिएक्शन करता है इसके साथ में, तो फटाफट ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है, ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम में काफी इंक्रीज आ जाता है इसके, ठीक है। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हार्डनिंग ऑफ लाइम अंडर वाटर इज ड्यू टू, कि लाइम को हार्डनिंग होती है मतलब उसकी सेटिंग पानी के अंदर किस कारण होती है, जो उसकी सेटिंग होने की प्रॉपर्टी, पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी, वो तो कहलाती है हाइड्रोलिसिटी। और होती किसके कारण है, खुद लाइम के कारण, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के कारण। लाइम क्या रहता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, और मिलता कैसे हमें, लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से, ठीक है। किससे मिलता है, लाइमस्टोन कैल्सिनेशन से। और कैल्सिनेशन क्या था हमारा, रेड हॉट होने तक गर्म करना एयर की प्रेजेंस में। और अगर एयर की एब्सेंस में करें कि वहां पे हवा प्रेजेंट ना हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा रोस्टिंग। तो यहां पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सीमेंट मोटार अंडर प्रेशर थ्रू ए नोजल इज कॉल्ड, ठीक है। कि सीमेंट मोटार को हम प्रेशर के थ्रू, एक नोजल के थ्रू जब स्प्रे करते हैं उसके प्रेशर के साथ में, तब हम उसे क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है गनेटिंग, ठीक है। प्रोसेस होती है गनेटिंग, जिसमें क्या किया जाता है, बड़ा सा नोजल होता है, उसके थ्रू सीधा प्रेशराइज हमारा सीमेंट मोटार है उसको स्प्रेड किया जाता है। सीमेंट मोटार क्या हो गया हमारा, कि उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो बाइंडिंग मटेरियल यानी कि सीमेंट या फिर लाइम होगा, फाइन एग्रीगेट होगा यानी कि सैंड, और कोर्स एग्रीगेट नहीं होता, क्योंकि अगर इसके अंदर हमने कोर्स एग्रीगेट भी मिला दिया तो वो हमारा मोटार नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, हमारा कंक्रीट। हमें यहाँ पर सिर्फ मोटार की बात करनी है। और ये जो प्रोसेस थी नोजल के थ्रू प्रेशर के साथ में अप्लाई करने की, उसे हमने क्या बोल दिया, गनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी भी बोलते हैं हमारा, ठीक है। आपने देखा होगा व्हाइट कलर का प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है जनरली पुट्टी वगैरह करने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी बोलते हैं, वो हमें किससे मिलता है, हमारा कैल्शियम सल्फेट रहता है डॉट 2s2 की फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, हमारा जिप्सम, ठीक है।
और जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, उसे बर्न किया जाता है, तो जिप्सम से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें किसके कैल्सिनेशन से मिलता है, जिप्सम के कैल्सिनेशन से, जिसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। पीओपी का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, तो यहां पर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सैंड इन सीमेंट मोटार इज यूज फॉर। कि हम सीमेंट मोटार है हमारा जो गारा है, उसमें हम सैंड को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले देखें कि मोटार किसका मिक्सचर है। तो मोटार में अभी आपको बताया था, इसमें होता है सीमेंट और फाइन एग्रीगेट वाटर, तो ऑब्वियसली मिलाया जाता है, पानी के बिना तो मोटार बनेगा ही नहीं। और फाइन एग्रीगेट की जगह हम क्या यूज करते हैं, सैंड का। सैंड जनरली सीमेंट को बल्क देने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारा सीमेंट एक तो श्रिंक ना हो, ठीक है, श्रिंकेज उसका कम हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करता है हमारे ये जो बाइंडिंग मटेरियल होता है, बाइंडिंग मटेरियल यानी कि हम क्या क्या लेते हैं, एक तो सीमेंट ले लेते हैं या फिर लाइम ले लेते हैं, जो कि इन एग्रीगेट्स को बांधने का काम करता है। ये हमारा बाइंडिंग मटेरियल है, इसके सरफेस एरिया को कम करने का काम कौन करता है, वो भी सैंड करता है। ठीक है, और उसके बाद सीमेंट की क्वांटिटी, पहले देखिए एक बड़ा सा मैंने ऐसे कंटेनर ले लिया, इसके अंदर पूरा पहले मुझे सीमेंट भरना था, अभी उस सीमेंट की जगह मैंने कुछ पार्ट में सैंड भी भर दी, तो जो ओवरऑल सीमेंट का यूज था वो कम हो जाएगा, तो इकोनॉमिक भी हो जाता है कि थोड़ा सा हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी बन जाता है। इसलिए जो तीनों ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ की रेड्यूसिंग श्रिंकेज, श्रिंकेज को कम करने के लिए, वरना आपको पता है अपने लैब में यूज किया हो, सीमेंट के जो ब्लॉक बनते हैं सीमेंट में श्रिंकेज बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद सरफेस एरिया बाइंडिंग मटेरियल का, उसको कम करने के लिए, और उसके साथ क्या हो जाता है कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो लगनी थी, जनरली हमें पूरा का पूरा सीमेंट लेना होता है, और जनरली जो मोटार यूज करते हैं 1:2 से 1:6 की रेंज में हम मोटार को यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना कम हमें सीमेंट यूज करना पड़ रहा है, कि इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन हो जाता है हमारा। इसलिए ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर देंगे। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्विक लाइम इज, कि क्विक लाइम है हमारा, वो स्लो इन सेटिंग होता है या फिर रैपिड इन स्लेकिंग होता है या फिर गुड इन स्ट्रेंथ होता है। तो पहले समझते हैं क्विक लाइम क्या होता है हमारा। क्विक लाइम यानी कि रिलेटिवली प्योर लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से जो हमें लाइम मिलता है, उसे हम क्विक लाइम बोल देते हैं। प्योर रहता है और इसके अंदर क्ले वगैरह की इंप्योरिटीज कम है। ठीक है, उसके बाद क्ले की इंप्योरिटीज कम होने के कारण ये सेट होने में ज्यादा टाइम लेता है। ये क्या होता है, स्लो इन सेटिंग। ठीक है, पहले तो क्विक लाइम देखेंगे। क्विक लाइम का आपसे फॉर्मूला पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, ये कैल्शियम का एक ऑक्साइड है, मतलब CaO। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सेटिंग में तो स्लो होता है, मतलब धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ गेन करता है, प्लास्टिसिटी धीरे धीरे लूज करता है। उसके बाद रैपिड इन स्लेकिंग। अब स्लेकिंग आपको क्या बताया था मैंने, कि हमारा जो क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या करता है, पानी के साथ विग्रसली रिएक्शन करके कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। छोटे छोटे चूरे में क्रैक हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में क्रैक हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, और ये जो प्रोडक्ट मिला था इसे हम क्या बोल देते हैं, स्लेक्ड लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बोल दिया, और इसके साथ में जो प्रोसेस इसको बोल दिया स्लेकिंग। और क्विक लाइम इस स्लेकिंग की प्रोसेस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करता है, इसलिए स्लेकिंग में रैपिड हो गया। उसके बाद लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए क्विक लाइम को हम या तो प्लास्टरिंग में यूज करते हैं या फिर हम इसको जो लोअर इंपॉर्टेंस के वर्क में यूज कर लिया। और क्विक लाइम से जब हम फैट लाइम बनाते हैं तो फैट लाइम को हम व्हाइट वॉशिंग वगैरह में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम टिक कर देंगे, पहला और सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा कि स्लो इन सेटिंग और रैपिड इन स्लेकिंग। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, कि जो हाइड्रोलिक लाइम है उससे कैसे ऑब्टेन करते हैं हम। तो 3 तरह का लाइम हम हमारे इधर यूज करते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा फैट लाइम, एक होता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम,
और एक रहता है हमारा पुअर या फिर लीन लाइन। ठीक है, फैट लाइन वो लाइन होता है जिसमें इंप्योरिटीज 5% से कम होती हैं। ठीक है, और ये इंप्योरिटीज किस चीज की रहती हैं? क्ले की इंप्योरिटीज। और हाइड्रोलिक लाइन में इंप्योरिटीज कितनी होती है? 5 से 30% के बीच। और जो हमारा पुअर या लीन लाइन में उसमें इंप्योरिटीज होती है 30% से ज्यादा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लाइन जो बनाते हैं हम, वो किससे बनाते हैं जनरली? कैल्सिनेशन ऑफ कंकर से। कैल्सिनेशन ऑफ कंकर। ठीक है, फैट लाइन किससे मिलेगा? जो कि लाइमस्टोन होगा जिसमें इंप्योरिटीज 5% से कम होंगी, और पुअर और लीन लाइन जिस लाइमस्टोन में इंप्योरिटी 30 से ज्यादा होंगी। और जनरली जो हमारा हाइड्रोलिक लाइन मिलता है वो हमें किससे मिलता है? कैल्सिनेशन ऑफ कंकर से। तो इसके साथ हम ऑप्शन नंबर बी को यहां पर टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक लाइम वहां यूज किया जाता है जहां पे हमें मेसनरी वर्क करना है। ठीक है, मेसनरी वर्क या फिर जहां स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, जहां भी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी वहां पर हम कौन सा लाइन यूज करेंगे? हाइड्रोलिक लाइन। तो पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड पूछा है फैट लाइन इज सुटेबल फॉर व्हाइट वॉशिंग। एज यहां पर इंप्योरिटीज बहुत कम है, इसलिए फैट लाइन को हम किस लिए यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग के लिए। और फैट लाइन को हम क्या बोल देते हैं? हमारा व्हाइट लाइन भी कह देते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे थर्ड इसमें स्टेटमेंट, हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार। ऑब्वियसली मेसनरी के लिए जो मोटार बनाई जाती है कौन सी बनाई जाती है? हाइड्रोलिक मोटार। और इसकी प्रॉपर्टी है इस 30% इंप्योरिटीज के कारण कि ये पानी के अंदर भी सेट हो जाता है, मतलब डैम्प प्लेसेस जहां पे एयर का सर्कुलेशन अच्छा नहीं है वहां भी ये सेट हो जाता है और स्ट्रेंथ अच्छी देता है, इसलिए हाइड्रोलिक लाइन को वहां यूज करते हैं। और पुअर और लीन लाइन में हमारा वहां यूज करते हैं जहां बहुत लेस इंपॉर्टेंस के वर्क होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को यहां पर हम टिक कर देंगे। So moving to our next question, सुर्खी is added to lime mortar। सुर्खी क्या रहती है? सुर्खी हमारी बर्न जो ब्रिक्स होती हैं उनका जो पाउडर बनाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सुर्खी। जनरली सुर्खी एज ए पोजोलैनिक मटेरियल यूज किया जाता है। और जब भी हमारे मोटार के अंदर सुर्खी मिलाया जाता है तब ये क्या करता है? उसको हाइड्रोलिसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जब भी हम मोटार प्लस सुर्खी ऐड कर देंगे तब उसको क्या देगा? ये हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी का यहां पर मतलब है पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी। ठीक है, हाइड्रोलिसिटी का क्या मतलब हो गया? सेटिंग इन वाटर। ठीक है, सेटिंग इन वाटर या उस जगह पर इसका सेट होना जहां पर एयर का सर्कुलेशन बहुत कम हो। तो सुर्खी इसको क्या कर देता है? सेटिंग इन वाटर, अपने पानी के अंदर सेट होने की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रोवाइड करा देते हैं। और सुर्खी जब भी ऐड कर देते हैं मोटार में तब हम उसे क्या बोलते हैं? उस मोटार को आर्टिफिशियल हाइड्रोलिक लाइन भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक लाइन का भी क्या काम था? पानी के अंदर सेट हो जाना। और सुर्खी ने क्या कर दिया? उसे आर्टिफिशियली पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी मतलब हाइड्रोसिटी दे दी। ठीक है, तो इसके साथ हम कर देंगे ऑप्शन नंबर डी को यहां पर टिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड। कि मॉइस्चर कंटेंट में अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो बल्किंग ऑफ सैंड पर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले समझते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है। तो हमने ले लिए सैंड के 2 पार्टिकल। ठीक है, जब इसमें हम पानी ऐड करते हैं तो सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू पानी इसके चारों ओर एक तरह की लेयर बना लेता है। और ये जो पानी की लेयर है आपस में एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है। इनके बीच रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण ओवरऑल जो हमारी जो सैंड है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? हमारा बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, अगर मैं इनके बीच एक ग्राफ बनाऊं कि इधर तो मैंने क्या कर दिया? मॉइस्चर कंटेंट रख दिया और इधर मैंने सैंड का वॉल्यूम रख दिया ऊपर की ओर, तो शुरू में तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है,
और ये वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है? जनरली 5 to 8% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट के बीच में, और उसके बाद ये वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो फिनोमिना था इसे हमने क्या बोल दिया? हमारा बल्किंग ऑफ सैंड। अब हमें पता है कि किसके कारण हो रहा है ये? सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस के कारण। ठीक है, और सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस है मतलब उन तरह के पार्टिकल में डोमिनेट होते हैं जिनका साइज खुद का छोटा होता है, मतलब जिनमें खुद के वेट के जो इफेक्ट होते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट, वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। और कौन डोमिनेट करता है? सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मतलब पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, हमारी बल्किंग ऑफ सैंड उतनी ज्यादा होगी। मतलब फाइन जो सैंड होती है उसमें बल्किंग ज्यादा हो जाती है। तो अब जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। इसमें दे रखा है हमें कि बल्किंग ऑफ सैंड विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। तो इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट में तो क्या हुआ कि पहले तो बढ़ती है, बाद में कम हो जाती है। तो इसके साथ हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड फर्स्ट इंक्रीजेस टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस, कि शुरू में तो बढ़ी फिर कम होगी। कौन से वाटर कंटेंट के बीच में? 5 से 8% के वाटर कंटेंट के बीच में ही होता है जनरली हर प्रकार की सैंड के लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज फॉर गेटिंग ए मोर वर्केबल कॉन्क्रीट? इनमें से कौन सा मेथड हम यूज करें कि हमारे को ज्यादा वर्केबल कंक्रीट मिल जाए? वर्केबिलिटी का मतलब है हम कंक्रीट को इजीली मिक्स कर पाए, ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, फिर उसे प्लेस कर पाए, फिर उसका कॉम्पैक्शन कर पाए, फिर उसकी फिनिशिंग कर पाए। और ये सब जब कर रहे हो उसके अंदर सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग एक्सेट्रा ना आए, तो ये जो फिनोमेना होता है पूरा उसे हम बोल देते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को बोलते हैं वर्केबिलिटी। ठीक है, हम चाहते हैं कि वर्केबिलिटी किसी भी सीमेंट की, जो भी कंक्रीट हम मोटार बना रहे हैं उसकी अच्छी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीमेंट कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर देंगे। अदर ऑप्शंस को पढ़ते हैं। बाय डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, ऐसा नहीं है, वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हमें वाटर बढ़ाना है तो उसके साथ में सीमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्टरनेटली सीमेंट को बढ़ाते हुए हमें उसकी वर्केबिलिटी को बढ़ाना है। अगर हमने डायरेक्ट वाटर से बढ़ाकर पानी ज्यादा करके उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की तो स्ट्रेंथ में ड्रास्टिक डिक्रीज आ जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है, बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ राउंडेड वन। अगर हमें कंक्रीट के अंदर ज्यादा वर्केबिलिटी चाहिए तो हमें राउंडेड एग्रीगेट चाहिए, क्योंकि हमें पता है राउंडेड एग्रीगेट एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लिप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर राउंडेड एग्रीगेट दिया होता तो हम टिक करते। बाय रिड्यूसिंग साइज ऑफ एग्रीगेट, नहीं, अगर हमने साइज ऑफ एग्रीगेट कम कर दिया, पहले मान लीजिए इतना बड़ा एग्रीगेट का साइज था, सरफेस एरिया सीमेंट के लिए खाली इतना था, अभी क्या कर दिया, इसको बांट दिया, तो यहां से दो नई सरफेसेस मिल जाएंगी, इनको भी कवर करना पड़ेगा सीमेंट को, तो सीमेंट की कमी आ जाएगी। सीमेंट की कमी के कारण क्या हो जाएगा, हमारी जो वर्केबिलिटी ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए अगर साइज बड़े लिए जाए तो भी वर्केबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस इन फाइन सैंड, मोर इन कोर्स सैंड, मोर इन मीडियम सैंड या फिर मोर इन फाइन सैंड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितनी फाइननेस बढ़ेगी हमारी बल्किंग ऑफ सैंड भी उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहां पर टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम पोज़ोलाना इज। ठीक है, लाइम पोज़ोलाना का अंदर मतलब है लाइम के अंदर हमने पोज़ोलानिक मटेरियल मिला दिया, वो मटेरियल जिसके अंदर खुद के अंदर तो कोई भी सीमेंटिस प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर पानी डाला और सीमेंट के साथ या फिर लाइम जैसे बाइंडिंग मटेरियल के साथ में रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाने में हेल्प करता है, जो कि इन टर्न हमारी सीमेंटिस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर लाइम पोज़ोलाना लिया, तो लाइम पोज़ोलाना का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है हमारा, वो सेटिंग टाइम जिसमें ये अपनी प्लास्टिसिटी को जस्ट खोना स्टार्ट करता है, वो कितना है इसका 120 मिनट। ठीक है, और अगर हमें दिया होता ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, वो रहता है हमारा 30 मिनट। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहां पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 120 मिनट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द फॉलोइंग डिफेक्ट्स में अराइज इन प्लास्टर वर्क, कि प्लास्टर वर्क में कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं। पहला है क्रैकिंग, फिर है एफ्लोरेसेंस, फिर है पीलिंग। ठीक है,
तो तीनों डिफेक्ट को देखते हैं। क्रैकिंग मतलब आपने देखा होगा, मैंने इधर क्या किया, सरफेस ली, उसके ऊपर पूरा प्लास्टर कर दिया, तो इस तरह से उसके अंदर अगर क्रैक्स आ जाएंगे तो उसे तो हम बोलते हैं क्रैकिंग। तो हमें पता है कि प्लास्टरिंग जब भी करते हैं तो क्रैक्स आना लाजमी है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा। सेकंड है एफ्लोरेसेंस। तो जब भी पानी को मिलाया जाता है, अगर हमारे लाइम मोटार या फिर पानी के अंदर एल्कलीज हो जाती हैं, तो उन एल्कलीज के कारण ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का उधर पाउडर सा दिखता है, हमें सॉल्ट से दिखते हैं। उस प्रोसेस को हम, वो जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा एफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये तो था क्रैकिंग और ये था एफ्लोरेसेंस। तो प्लास्टरिंग में ये भी होता है। ठीक है, थर्ड हम चेक करते हैं, वो दे रखा है हमें पीलिंग। तो जब भी प्लास्टर किया ऐसे उसका उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे पैचेस बन बन के उखड़ता है, तो उसे हम बोल देते हैं हमारा पीलिंग। ठीक है, कि मतलब जैसे हम पील करते हैं ना, कि छीलते हैं किसी चीज को, उसी तरह से अगर प्लास्टर ऐसे उतरने लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीलिंग। तो तीनों डिफेक्ट ये हमारे प्लास्टरिंग में होते हैं। वैसे ये डिफेक्ट जो है पेंटिंग में भी होते हैं। तो जब आपको दे रखा हो कि पेंट्स में, पेंट करने में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं तब भी टिक कर देंगे, और प्लास्टिक में कौन कौन से होते हैं तब भी टिक कर देंगे। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बैडली मिक्स सीमेंट कॉन्क्रीट रिजल्ट इन, तो हमें यहाँ पर तीन तरह के डिफेक्ट दे रखे, एक है सेग्रीगेशन, एक है ब्लीडिंग और एक है हमारा हनीकॉम्बिंग। तीनों को समझते हैं। हालांकि ये तीनों ही डिफेक्ट आते हैं हमारे जब भी कंक्रीट को वेल मिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। लेकिन समझते हैं इनको सबको। सेग्रीगेशन क्या होता है हमारा, सेग्रीगेशन का मतलब है जब कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के बीच में, कोर्स एग्रीगेट या फिर बाइंडिंग मटेरियल के बीच में एडिशन कम हो जाता है, तब उस मैट्रिक्स में जो हमारे कोर्स एग्रीगेट हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो हमारे कोर्स एग्रीगेट पूरे पूरे थे वो नीचे आ जाते हैं, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट है ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरह का जो सेपरेशन होता है उसे हम बोल देते हैं हमारा सेग्रीगेशन। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के कारण, जनरली ब्लीडिंग कहां होता है, दीवारों के ऊपर होता है, दीवार पे जब भी प्लास्टरिंग करते हैं तो ब्लीडिंग के कारण कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर है जो ऊपर की ओर सरफेस पर आ जाता है, उस सरफेस पर ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उस डिफेक्ट को हमारी ब्लीडिंग। ठीक है, और तीसरा है हनीकॉम्बिंग। अब हनीकॉम्बिंग क्या है, या तो सीमेंट के अंदर एयर वॉइड्स बहुत ज्यादा होगी, या फिर उसके अंदर इस तरह की डिफॉर्मिटीज हैं कि उसके अंदर ज्यादा बड़ी बड़ी पोर्स जनरेट हो गई हैं। उन पोर्स के कारण, बड़ी बड़ी पोर के कारण हमारा सीमेंट कंक्रीट है जो ऐसे खाली खाली सा हो जाता है, छेद वाला। जैसे आपने देखा होगा ना कि मधुमक्खी का छत्ता कैसे रहता है उसमें, उस तरह के डिफेक्ट जो आ जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, उस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं हमारा हनीकॉम्बिंग। और ये तीनों के तीनों को अगर हमें दूर करना है तो सीमेंट को वेल मिक्स करना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। और इसने हमसे पूछा है कि बैडली मिक्स्ड है, इसलिए तीनों डिफेक्ट आ जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर डी यानी कि ऑल दीस को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्विक लाइम और कॉस्टिक लाइम। तो क्विक लाइम को हम और क्या बोल देते हैं, हमारा कॉस्टिक लाइम ही बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ रखा होगी कि ऑप्शन में कई बार हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है क्विक लाइम को क्या कहा जाता है, तो एक ऑप्शन दिया होगा कॉस्टिक लाइम, तो उसे आप टिक कर सकते हैं। तो क्विक लाइम तो हमें कैसे मिलता है, जो प्योर लाइमस्टोन होता है उसके कैल्सिनेशन से। ठीक है, तो बिल्कुल प्योर लाइमस्टोन होता है उसके कैल्सिनेशन से हम जब भी जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम। तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, मैंने आपको बताया था शुरू में, क्विक लाइम क्या करता है, फटाफट स्लेकिंग की प्रोसेस करता है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रेटेड या स्लेक लाइम बनाता है, मतलब कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा अमोर्फस होता है, मतलब इसकी कोई भी शेप नहीं होती खुद की, तो इसलिए तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ अबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, फॉर स्लेकिंग ऑफ 10 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड द थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ वाटर इज। ठीक है, 10 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमें 3.2 kg ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। किस लिए, इसकी स्लेकिंग के लिए। स्लेकिंग आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसे हाइड्रेटेड या फिर स्लेक लाइम बोलते हैं।
और हिंदी में से भुजा हुआ चूना भी कहा जाता है। जनरली कितना पानी चाहिए होता है, 0.32 इसका पार्ट चाहिए होता है, यानी कि 10 kg के लिए क्या हो जाएगा, 3.2 kg चाहिए होगा। और आपको याद होगा जो हमारा सीमेंट होता है उसमें सीमेंट की सेटिंग के लिए मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए वाटर जो चाहिए होता है वो कितना रहता है कि फुल हाइड्रेशन के लिए तो 0.23 पार्ट हमें वाटर चाहिए होता है, और 0.15 पार्ट होता है जो वो किसके लिए चाहिए होता है, हमें हमारी पोर्स को भरने के लिए। तो टोटल जो हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए उसके लिए वाटर कितना चाहिए, 0.38 या 0.4 जनरली लेते हैं। ये किसमें लेते हैं, ये तो लेते हैं हम सीमेंट में। और जब हमें मोटार वगैरह यूज करनी हो इधर हमें इधर क्या दे रखा है, जैसे हमें इधर दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की एक लाइन दे रखा है, तो उसके लिए हमें कितना पानी चाहिए, 3.2 kg। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोटार इज, कि लाइम मोटार के लिए क्यूरिंग पीरियड कितना रहता है। क्यूरिंग मतलब तराई करना, जैसे घरों वगैरह में हम उसकी पानी का जो इवेपोरेशन ना हो कि मिनिमम पानी हमें हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए चाहिए, वो पानी उड़ता ही ना, पूरा इवेपोरेशन से उड़ जाता है, जनरली हीट वगैरह ज्यादा हो जाती है। तो उस पानी के सप्लीमेंट के लिए जो पानी की लगाया जाता है उसे बोल देते हैं हम क्यूरिंग। इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो लाइम मोटार के लिए क्यूरिंग पीरियड कितना रहता है, मिनिमम 7 डेज क्यूरिंग करनी होती है, ठीक है। और आपको बता दूं कि IS 456 कोड के हिसाब से जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है ना, OPC, उसके लिए भी मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना रहता है, 7 डेज। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला दिया हुआ है क्विक लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग प्योर लाइमस्टोन, ठीक है। हाँ, कि वो लाइमस्टोन जिसमें 5% से कम इंप्योरिटीज होती है, क्ले की इंप्योरिटीज 5% से कम, उसका कैल्सिनेशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, क्विक लाइम मिल जाएगा। सेकंड देखते हैं कि हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग लाइम कंटेनिंग क्ले 5 to 30%, तो सही है, सेकंड भी करेक्ट हो गया। थर्ड है हमारा पुअर लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग लाइमस्टोन कंटेनिंग इंप्योरिटीज मोर देन 35%। तो मैंने आपको बताया था 30%, तो मतलब कि 35% से ज्यादा भी जो होंगे तो उनके लिए भी तो हमें क्या मिलेगा, पुअर और लीन लाइम ही तो मिलेगा। तो इसलिए तीनों जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ अबव को टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 30 लीटर, द वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहता है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का रेशियो रहता है, ना कि उनके वॉल्यूम का। वॉल्यूम मैचिंग नहीं होती, वेट मैचिंग होती है। तो हमें इसमें कितना दे रखा है कि 30 लीटर वाटर दे रखा है। हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी रहती है, यानी कि 30 लीटर वाटर के लिए क्या हो जाएगा, वो उसका वेट हो जाएगा 30 kg के हिसाब से, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा 30 kg, और दे रखा है एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए। तो याद कर लें कि एक बैग सीमेंट में 50 kg सीमेंट होता है, ठीक है। कितना सीमेंट होता है, 50 kg। तो नीचे यहां रख देंगे हम 50 kg, ठीक है। केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको रिजोल्व करेंगे हम, हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली ये गलती होती है कि हमसे पूछा होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और हम उन्हें क्या बता देते हैं कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो ये ध्यान रखें कि हमें पूछा क्या है, गलत पूछा है कि सही वाला पूछा है, ठीक है। तो पढ़ेंगे, पहला दे रखा है हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन बाय बर्निंग कंकर। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोलिक लाइम कैसे मिलता है हमें, कैल्सिनेशन ऑफ कंकर से। तो पहला तो करेक्ट है। सेकंड दे रखा है हाइड्रोलिक लाइम सेट स्लोली एज कंपेयर टू फैट लाइम। तो सेकंड भी करेक्ट है कि हमारा हाइड्रोलिक लाइम होता है उसमें क्ले के कारण उसकी सेटिंग तो हो जाती है वाटर के अंदर, हाइड्रोलिसिटी तो आ जाती है, लेकिन सेट वो धीरे धीरे ही होता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो सेट होने के लिए सीमेंटियस मतलब प्रॉपर्टीज है, जो मतलब कि खुद कैल्शियम के ऑक्साइड वो ही कम है, तो सेट भी तो धीरे धीरे होगा, ठीक है। तीसरा दे रखे हमें हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज्ड इन लाइम मोटर। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फैट लाइम तो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, हाइड्रोलिक लाइम हमारा जो मोटार बनाने में यूज होता है। तो तीनों के तीनों करेक्ट है।
तो गलत तो इनमें से कोई है नहीं, इसलिए चौथे को टिक कर देंगे हम, नन ऑफ दीज को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्विक लाइन। तो 4 वापस दे रखे हैं। पहला हमें ऑप्शन दे रखा है जनरेट हीट व्हेन एडेड टू वाटर, तो बनाता है जी, ठीक है, कि हीट को जनरेट करता है। जैसे उसने हमारा जो क्विक लाइन मतलब कि कैल्शियम का ऑक्साइड था वाटर के साथ जैसे रिएक्ट करता है तब वो हीट को लिबरेट करता है। इतनी ज्यादा कई बार हीट हो जाती है क्विक लाइन को यूज करते टाइम कि हमें फायर हैजर्ड का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्विक लाइन होता है हमारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विग्रेसली रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि जनरली हमारा खुद लाइमस्टोन का ही कंपोजिशन रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम तीसरा जो ऑप्शन दे रखे हैं, मे बी यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब क्विक लाइम है, इंप्योरिटीज 5% से कम है, इसलिए इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल व्हाइट रहता है। और क्विक लाइम को हम और किस नाम से जानते हैं, कॉस्टिक लाइम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट दे रखा है स्लेक लाइम कंटेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताई थी स्लेकिंग की, उसमें क्या किया था, मतलब पानी है हमारा, वो किसके साथ, क्विक लाइम या फिर फैट लाइम के साथ विग्रेसली रिएक्शन करता है, क्योंकि इन दोनों की एफिनिटी पानी के साथ काफी ज्यादा होती है। तो जैसे ही हमने हमारा लाइम लिया, क्विक लाइम के साथ पानी मिलाया, तो इसने क्या बना दिया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते थे, हमारा स्लेक लाइम या फिर हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, हमारा स्लेकिंग, ठीक है। तो इधर क्या पूछा हमसे कि स्लेक लाइम में क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो पहला तो करेक्ट हो गया हमारा। क्विक लाइम कंटेन कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। हालांकि एग्जाम में क्या होता है, इस तरह से आपको दे रखे हो ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है। हमें पता है कि दोनों के दोनों 100% श्योर हो तभी करना है ये, कि दोनों हमारे पहले तो एकदम करेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ अबव, तो तीसरे को बिना पढ़े बिना चेक किए आप टिक कर सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो तब सारे के सारे पढ़ने हैं। तो तीसरा हमें ऑप्शन दे रखा है स्लेक लाइम में बी ऑब्टेन फ्रॉम क्विक लाइम। तो क्विक लाइम क्या था हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम कैसे मिला हमें, उसी से, इसलिए तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ अबव को हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पुट्टी इज, कि जो पुट्टी होती है आपने देखा होगा कि ग्लास वेन्स वगैरह के ऊपर हम लगाते हैं साइड्स में व्हाइट कलर की, वो क्या होती है, मेड विथ फाइनली पाउडर्ड चाक एंड लिंसीड ऑयल। तो चौक, ये वाला चौक नहीं होता, चौक एक तरह की रोक होती है। तो उस रोक को जब फाइनली पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और लिंसीड ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसे हम क्या कह देते हैं, हमारी पुट्टी, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं हम पाउडर चौक प्लस लिंसीड ऑयल। इससे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उससे हम क्या बोलेंगे, हमारा पुट्टी, ठीक है। यूज कहां किया जाता है इसका, फिक्सिंग ग्लास पेन्स, ठीक है। जो खिड़कियों वगैरह में ग्लास लगे होते हैं, अपने अपने कॉलेज वगैरह में भी देखा होगा, वहां यूज किया जाता था पुट्टी को, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है, सॉफ्टन बाय सॉल्यूशन ऑफ पर्ल ऐश एंड क्विक लाइम सोक्ड इन वाटर। तो पर्ल ऐश और क्विक लाइम जो होता है हमारा, उसके साथ जब इसको मिलाया जाता है पुट्टी को, तब ये सॉफ्ट हो जाती है, इजिली इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों की तीनों करेक्ट हो गए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ अबव को हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, द हीटिंग ऑफ ए मटेरियल टू रेडनेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो शुरू में आपको बताया था मैंने, कैल्सिनेशन क्या होता है, रेड हॉट होने तक गर्म करना, और उसको एयर की प्रेजेंस में, अगर एयर की प्रेजेंस ना हो, मतलब एयर एब्सेंट हो, तब हम क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो पहला तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम बाय विच इट सेट्स और हार्डन इन डैम्प प्लेसेस हैविंग नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड सेटिंग। हाँ, इसको सेटिंग बोलते हैं। और आती किसके कारण है ये, क्ले की इंप्योरिटीज के कारण, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, हमारी
हाइड्रोलिसिटी भी कह देते हैं। तो सेटिंग की जगह अगर आपको मिले हाइड्रोलिसिटी तो उसे भी टिक कर सकते हैं। तो सेकंड भी करेक्ट हो गया। तीसरा देखेंगे, द प्रोडक्ट दैट रिमेन आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन इज कॉल्ड लाइम। तो शुरू में हमने पढ़ा था कि लाइमस्टोन के कैल्सिनेशन से हमें क्या मिलता है, लाइम मिलता है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम, कि जो अच्छी क्वालिटी की सैंड है कभी भी नहीं मिलेगी। कहां से नहीं मिलेगी हमें, सी से, क्योंकि सी में होते हैं सोल्ट। और मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि अगर सोल्ट प्रेजेंट होके एल्कलीस प्रेजेंट होगी तो वो क्या हो जाएंगे, सरफेस पर ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, हमारे एफ्लोरेसेंस का डिफेक्ट। और हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह का डिफेक्ट है, इसलिए सी वाटर में हमें गुड क्वालिटी की सैंड कभी भी नहीं मिल सकती। ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज। अब जिस लाइन में पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइन। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक लाइन। यहां पर तो टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखे हैं हमें फैट लाइन। फैट लाइन तो वो लाइन रहता है जिसके अंदर इंप्योरिटीज होती है 5% से कम, जनरली व्हाइट वॉशिंग या फिर हमारे प्लास्टरिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोलिक, ना कि हाइड्रेटेड। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइन तो क्या था, हमने क्विक लाइन लिया कैल्शियम ऑक्साइड, उसको जैसे पानी के साथ रिएक्शन कराई तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल गया, जिसे स्लेक्ट या फिर हाइड्रेटेड लाइन कह देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लाइन क्या होता है, जिसके अंदर इंप्योरिटीज कितनी होती है, 5 से 30% के बीच में। हाइड्रेटेड लाइन आपको बता ही दिया मैंने। और क्विक लाइन क्या रहता है, जो प्योर लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन से हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है उसे हम क्विक लाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि हमसे पूछा है कि पानी के अंदर सेट होने की प्रॉपर्टी किस में है। ठीक है, तो अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। तो क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल इज कोल्ड। जैसे ही क्विल से लाया जाता है इस क्विक लाइन को कैल्सिनेशन के बाद में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा लंप ऑफ लाइम। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा लंप ऑफ लाइम। तो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उसे भी हम देखते हैं कि क्या क्या है। मिल्क लाइम है। अब जो हमारे पास ये फैट लाइन था, ठीक है, फैट लाइन के बाद क्या हो जाता है, स्लेकिंग के बाद स्लेक जो लाइन बचता है पाउडर फॉर्म में सस्पेंशन के अंदर रहता है, पोरेबल सस्पेंशन में, उसे तो हम क्या बोल देते हैं, हमारा मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, और सेकंड जो दे रखा है हाइड्रोलिक लाइम ऑलरेडी बता चुका। लंप लाइम ये रहा हमारा कि कैल्सिनेशन के बाद जैसे ही क्विक लाइम गरम गरम बाहर निकाला उसे क्या बोल दिया, लंप ऑफ लाइम बोल दिया। और हाइड्रेटेड लाइम मतलब कि स्लेक लाइम होता है, इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तब इसने क्या बना दिया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा स्लेक या फिर हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे लाइम और मोटार के ऊपर। तो होप सो आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।